दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति और तमाम जिंदगियों के सफर को आसान करने वाले इंडियन रेलवेज के बारे में क्या आप जानते हैं कि 30% ऑफ इंडियाज फ्रेट ट्रैफिक मूव्स ऑन इंडियन रेलवेज, और वो भी इंडियन रेलवेज केवल 1/3 ऑफ इट्स कैपेसिटी यूटिलाइज करते हुए 2/3 ऑफ रेवेन्यू जनरेट करती है केवल फ्रेट ट्रैफिक से। क्या आप जानते हैं कि 13,500 पैसेंजर ट्रेनें डेली सर पर दौड़ती हैं, जिस पर कि 2,31,00,000 लोग रोजाना सफर करते हैं। इंडियन रेलवेज का रनिंग ट्रैक है और उसका 62% इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। 12,000 लोकोमोटिव इंजन हैं, 68,000 पैसेंजर सर्विस व्हीकल हैं और 2,90,000 वेगन्स हैं। 7,231 रेलवे स्टेशन हैं इंडियन रेलवे के पास। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं इन सारी जानकारियों को आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं। इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडियन रेलवेज को बहुत मोटे रकम की जरूरत होती है कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए और इसको सुचारू रूप से चलाया जाए। तो जो मोटी रकम की जरूरत होती है, उस रकम को जुटाने में जो कंपनी इंडियन रेलवेज को हेल्प करती है, उसी कंपनी का आईपीओ आने वाला है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और आज हम आपसे उसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त संतोष सिंह, आपको आज के पूरे सफर में आपका साथी हूं। तो आज के इस आईपीओ सफर में हम आपके साथी हैं और आपको लिए चलेंगे इस सफर में। कंपनी किस क्षेत्र में काम करती है, कंपनी का कितना अनुदान है इंडियन रेलवेज को कैपेक्स करने के हेल्प करने में, और साथ ही साथ हम कंपनी के वैल्यूएशंस और आईपीओ डिटेल्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि इंडियन रेलवे में क्या अपॉर्चुनिटी है। जिस भारत सरकार के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने का लक्ष्य है, वो 2025 तक 111 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट करेगी। और वहीं पर इंडियन रेलवे की बात करें तो इंडियन रेलवे की जो विजिबल प्लानिंग है, उसमें 13,67,000 करोड़ का इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान है 2025 तक। इंडिया में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है इंडिया के, उसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता हैं, और उसके दो डायगोनल हैं जो कि मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से दिल्ली तक। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और डायगोनल मिला के इंडियन रेलवे के ट्रैक का 16% है, और उनके फ्रेट का जो रेवेन्यू जनरेट होता है इस डायगोनल से और क्वाड्रिलेटरल से, वो 58% के करीब है। तो एक बहुत मोटी रकम इस क्षेत्र से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को आती है, और इस पे काफी फोकस है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का, और इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर काफी अच्छे डेवलपमेंट हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो यहाँ पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात की जा रही है, और उस पर डेवलपमेंट जो है काम चालू है। 81,000 करोड़ का जो प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का। तो ये अपॉर्चुनिटी है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना बड़ा कैपेक्स की प्लानिंग 2025 तक, तो उसमें फाइनेंस की बहुत बड़ी मोटी रकम की जरूरत होगी, जिसकी की फाइनेंस की व्यवस्था आईआरएफसी के द्वारा होगा। तो कंपनी के बारे में कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं कि कंपनी 1986 में अस्तित्व में आई थी। तो लगभग 3 दशकों से कंपनी आईआरएफसी इंडियन रेलवेज को फाइनेंस जुगाड़ करने में काफी हेल्प करती है। और आईआरएफसी जो है वो डेडिकेटेड एक बोरोइंग आर्म कह लें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का या इंडियन रेलवेज का। कंपनी का जो बिजनेस है वो प्राइमरली इनके जो रोलिंग स्टॉक्स जिसे कहते हैं, रोलिंग स्टॉक्स का मतलब जितने भी इनके इंजन्स हैं, वेगन्स हैं या सर्विस व्हीकल्स हैं आप कह लें, ये तमाम रोलिंग स्टॉक्स के अंदर आते हैं। तो इनकी लीजिंग करना। फाइनेंशियल ईयर 20 लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर 20 था, उसमें आईआरएफसी ने 48% के करीब जो इंडियन रेलवे का कैपेक्स था उसकी फंडिंग की थी। तो ये एक बहुत बड़ा साइजेबल चंक है। और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, वो बिजनेस मॉडल को अगर अच्छी तरह से देखें तो उस बिजनेस मॉडल में इनके एसेट्स को जो है वो लीज करती है, और जितने भी एसेट्स प्रोक्योर करती है इंडियन रेलवे, उस एसेट्स को लीज करती है। और इनका एक 30 साल का पीरियड है, जिसमें कि फर्स्ट 15 ईयर्स में कंपनी क्या करती है कि उनसे जो प्रिंसिपल पेमेंट प्लस इंटरेस्ट जो है प्लस मार्जिन पेमेंट्स लेती है। तो ये 15 साल का इनिशियल पीरियड होता है, और 15 साल का एक और पीरियड होता है जिसमें कि मतलब टोटल 30 ईयर्स का पीरियड होता है, जिसमें कि कंपनी पे बैक के रूप में पैसा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से लेती है। कंपनी का अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे तो 2020 में जो एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर अगर उसके स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें 55% इन्होंने लीज के लिए दिया हुआ है। तकरीबन 42% जो है वो इनके प्रोजेक्ट फाइनेंस पे है, और 2% जो है अदर्स पे इनका दिया हुआ है।
कंपनी का रेवेन्यू अगर ग्रोथ है तो देखें लास्ट के 3 सालों में एक अच्छा ग्रोथ रहा, इंप्रेसिव ग्रोथ रहा है, जिसमें कि 22% 2020 में, 2019 में 19% के करीब का रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। और अगर लास्ट 6 महीने की बात करें तो उसमें 12% का रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। प्रॉफिट पीरियड अगर देखें लास्ट के 3 सालों में 2018, 2019, 2020 में, तो एक साइजेबल जंप आया है। 2000 करोड़ रुपया 2018 में था कंपनी का प्रॉफिट, वहां से बढ़कर 3192 करोड़ 2020 में जब कंपनी ने अपना फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट किया था तब बढ़ के मतलब ऑलमोस्ट 50% लास्ट के 3 सालों में बढ़ गया है। रेवेन्यू भी अच्छा बढ़ रहा है और टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों कंपनी के अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर कंपनी का देखा जाए तो वो रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो 12% के करीब रहा है 2018 में, 2019 में 9.5% रहा है और 2020 में 11.5% के करीब रहा है रिटर्न ऑन नेटवर्थ। जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी रही है कंपनी की, एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस, इसको 30% अपनी आमदनी के देने होते हैं या अपने नेटवर्थ का 5% इनको देना होता है, तो विच एवर इज हायर। कंपनी का जो पैसा गार्नर करने का तरीका है वो इनकी मार्जिन एक फिक्स कर दी गई है। दूसरी चीज जो है, ये कंपनी में कोई एनपीए नहीं होता है। अब ये एनबीएफसी कंपनी का कैरेक्टर है और कंपनी के बुक्स पे जो लोन ये या लीज के जो भी लोन होते हैं वो कंपनी के बुक्स पे खड़े हैं, लेकिन इनका हिस्टोरिकल अगर देखेंगे तो इसमें कोई भी जीएनपीए या एनपीए नहीं है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बोरोवर है कह लें एक तरह से, और उसकी रेटिंग जो है वो सॉवरेन रेटिंग है। मॉडल है मैंने एक तरह से फिक्स कमीशन इनकम की तरह है। आप समझो कि जो भी इनको फाइनेंस की जरूरत होगी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, कंपनी से बातचीत करके वो एक इनकी कमीशन फिक्स करते हैं। और पूरी जैसे कि ये बोरोइंग आर्म, जैसे मैंने पहले बताया कि एक बोरोइंग आर्म की तरह ये कंपनी काम करती है, तो बाहर से मार्केट से पैसा जुगाड़ करती है, किसी भी तरह से लेके आए पैसा, वो जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, चूंकि इनकी क्रेडिट रेटिंग काफ़ी अच्छी है तो इनको लो कॉस्ट पे फंड मिल जाता है और उस लो कॉस्ट पे एक ये मिनिमल एक मार्जिन लगा के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को देते हैं। तो ये इनके इनकम का जरिया वही एक केवल मार्जिन है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर बात करें तो तकरीबन लास्ट के 2-3 सालों में अगर देखेंगे तो 1.5% के करीब इनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। अमूमन अगर एनबीएफसी सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा रहता है। बैंकों में तो 3-4%, प्राइवेट बैंकों में है। अगर सरकारी बैंकों में बात करें तो 2.5-3% के करीब है वहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और इसमें पर्टिकुलर इस कंपनी में 1.5% है, क्योंकि इनका कोई रिस्क नहीं है बिजनेस पे, पहली चीज, और दूसरा इनको एक फिक्स इनकम के तौर पे आता है। तो ये कंपनी में अब ग्रोथ कैसे होगी इनकम का, तो इनका एयूएम का ग्रोथ होना चाहिए। और हमने देख लिया पहले कि इसमें अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले 5 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इसमें 13 करोड़ 67 लाख के करीब का एक कैपेक्स का प्लान है। तो उसका एक साइजेबल, जो कि लास्ट ईयर अगर देखें कैपेक्स का 48% इसी कंपनी ने किया था, तो तकरीबन आने वाले टाइम में जो एक विजिबिलिटी है, अर्निंग विजिबिलिटी, वो आने वाले 5 सालों में तो एटलीस्ट है, जहां पर कि एक अच्छा खासा जो है इनका एयूएम ग्रोथ हो सकता है। और जहां भी एयूएम ग्रोथ होगा कंपनी को मार्जिन बेनिफिट वहां पर इनको मिल सकता है। जो एवरेज नेटवर्थ रहा है वो 12 से लेकर 11, 11.5%, 9.5 से लेकर 12% के आसपास घूम रहा है। अब हम इशू डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या इशू डिटेल हैं। तो इस पूरे आईपीओ में 178 करोड़ जो है शेयर्स इशू किए जाएंगे तकरीबन, और उसमें 118 करोड़ जो है फ्रेश इशू होंगे। और ऑफर फॉर सेल मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें जो है अपना तकरीबन 59.4 करोड़ शेयर्स ऑफर फॉर सेल के अंदर बेचेगी। 10 रुपये फेस वैल्यू का शेयर है और 25 से 26 रुपये के प्राइस बैंड है इसमें। 575 शेयर्स मिनिमम लॉट है जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और नेट इशू साइज है जो कंपनी जो इससे गार्नर करेगी वो 4,455 करोड़ से लेकर 4,633 करोड़ के करीब तक इसमें टोटल साइज आ रहा है। और पोस्ट इशू जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा कंपनी का वो तकरीबन 32,671 करोड़ से लेकर 33,978 करोड़ के करीब का इनका मार्केट कैप हो जाएगा। मार्केट कैप मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, जो इशू प्राइस हो रहे हैं उससे मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलता है। तो मार्केट कैप टोटल कंपनी की वैल्यू मार्केट पे जब ये ट्रेड होगी अपने इशू प्राइस पे, लोअर बैंड और अपर बैंड पे, तो ये 2 रेंज के अंदर हो सकती है। इशू 18 तारीख से खुल रहा है, 20 तारीख तक चलेगा, जिसमें कि फाइनलाइजेशन ऑफ जो अलॉटमेंट बिड्स होंगी वो 25 तारीख को होगी और ट्रेडिंग जो है वो 29 तारीख को कमेंस होने की संभावना है, ऐसा
अपेक्षित है। अब हमने इशू डिटेल देख लिया। अब हम वैल्यूएशन की बात करें कि हम इस स्टॉक में को सब्सक्राइब करें, इसमें निवेश करें या नहीं करें। ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इस जो पर्टिकुलर ये जो कंपनी है, इसका कैरेक्टर जो है एनबीएफसी की तरह है, लेकिन टोटल एनबीएफसी की तरह दिखता नहीं है, क्योंकि एनबीएफसी को बहुत सारे रिस्क लेने पड़ते हैं और उसके साथ ही साथ उसमें रिवॉर्ड भी होते हैं। इस कंपनी का जो चूंकि ये एक बोरोइंग आर्म है इंडियन रेलवे की, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी मार्जिन फिक्स कर दी है। मार्जिन फिक्स है इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ की संभावना नहीं है। और दूसरा कि पूरी डिपेंडेंसी इनकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऊपर है, और मिनिस्ट्री ऑफ जो रिस्क हो सकता है कि वो चूंकि डिपेंडेंसी इनकी केवल और केवल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऊपर है। अगर ये आने वाले दिनों में सैचुरेट हो गया या उनको कोई सोर्स ऑफ फंडिंग कहीं अच्छी जगह से मिलने लग गया, तो ये एक बिजनेस के लिए रिस्क हो सकता है इस कंपनी में। लेकिन वहीं पर इसमें दूसरा कोई रिस्क नहीं है, जैसे कि कैपिटल पे अगर देख लें तो कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि इनके पीछे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह लें खड़ी है, तो उस लिहाज से इनके एयूएम पे एज सच कोई रिस्क नहीं है। अब बिजनेस में कोई ज्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन एक कमीशन इनकम की तरह हम कह लें कि इस कंपनी को वैल्यू करना चाहिए। और कमीशन इनकम की तरह अगर वैल्यू करें तो देखें कि ये कितना रिटर्न ऑन इक्विटी छोड़ रहा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का तकरीबन, जैसा कि हमने देखा, कि 9.5 से लेकर 11.5% के करीब लास्ट के 3 सालों में रहा है। तो ये थोड़ा लोअर साइड में है अगर आप देखें तो, क्योंकि अगर आप किसी भी बिजनेस में निवेश करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है उस बिजनेस में आप एक अच्छा सोचोगे कि बैंक का रिटर्न लेट्स से कि आज 6-7% है, और आप ऐसे एक बिजनेस में इन्वेस्ट करें जहां पर कि हमें पैसा आए, तो आप डेफिनेटली कोई भी एक अच्छे रिटर्न है, हेल्दी रिटर्न की जो है उम्मीद करेगा। लेकिन चूंकि बिजनेस जो मॉडल है इसका रिस्क फ्री बिजनेस मॉडल है, इसलिए रिटर्न भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा इस स्टॉक को वैल्यू नहीं करेगा। ऑल्दो अर्निंग विजिबिलिटी है, मतलब हो सकता है कि अगर ये रिटर्न ऑन इक्विटी आज 12% है, कल यहाँ से बढ़ के ये रिटर्न ऑन इक्विटी, चूंकि इनका कमाई अच्छी होने वाली है, तो ये 15% हो जाए, और 15% हो जाए तो कंपनी को हम 15 का पीई देने लग जाए, तो हो सकता है कि यहाँ से कंपनी में 10% का ग्रोथ भी हो जाए कंपनी के प्राइस पे। उससे बहुत ज़्यादा नहीं लगता कि इस स्टॉक में गेन होना चाहिए। तो गिवन द सिनेरियो, मार्केट जिस जगह पे है और बिजनेस मॉडल इस कंपनी का जिस जगह पे है, बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं की जा सकती इस शेयर से। हाँ, लेकिन डिविडेंड के रूप में, जैसा मैंने बताया कि अगर आपको डिविडेंड के रूप में कुछ पैसे कमाने हैं तो डेफिनेटली आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं, जो कि आपको डिविडेंड इनकम के रूप में आपको इनकम होगी। अदरवाइज बहुत ज़्यादा लिक्विडेटिव मुझे लगता नहीं है कि ये बिजनेस मॉडल या ये बिजनेस है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि हम इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरी हौसला अफजाई के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।